बजट 2026-27 एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल अनुमानित प्राप्तियों की कुल अनुमानित प्राप्तियां एवं व्यय का विवरण अनुच्छेद 112 में वार्षिक विवरण कहलाता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग तैयार करता है। स्टेप 1 वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं। फिर संसद के दोनों सदनों के बीच बजट में सामान्यतः चर्चा होती है। फिर तीसरा, स्थायी समितियां अलग अलग मंत्रालय के अनुदान मांग जांच करती हैं। फिर लोकसभा अनुदान मांगों पर लोकसभा अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा व वोटिंग होती है। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पारित होते हैं। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। 3 कर्तव्य होते हैं। पहला, आर्थिक विभाग को गति प्रदान करना और उसको धारणीय बनाना, जैसे उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़े ना। फिर उसके बाद अगला कर्तव्य होता है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, जिससे लोक क्षमता में वृद्धि हो। फिर तीसरा, सबका साथ सबका विकास का स्वप्न, राजस्व प्राप्तियां लाख करोड़ रुपए में, ठीक है। 2024-2025, 2024-25, 2025-26, 2025-26, 2027-28। तो इसमें पहले कितना था? 3.4 था पहले वाले में। फिर कितना हुआ? 3 वो हुआ। इसको इसी में देखना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार के घाटे से पहले हम विभिन्न प्रकार के घाटे। जीडीपी ऋण 2025-26 में एमआरई कितना था? 56.1% था। और 2026-27 में कितना भी होने का अनुमान है? 55.6%। वर्ष 2030 तक 50% जीडीपी डेप्थ रेशो प्राप्त करने की कोशिश। क्या बता रहा है कि वर्ष 2030 तक की 50% जीडीपी डेप्थ रेशो प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न प्रकार के घाटे। राजकोषीय घाटा कितना है? 4.3% राजकोषीय घाटा है, जो 2025-26 में कितना था? 4.4% था आरई। और 2024-25 में कितना है? 24-25 में 4.8 होने का संभावना है। फिर राजस्व घाटा कितना है? 1.5%। और 2025-26 में कितना था? 1.5%। और 2024-25 में कितना था? 1.7%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.7। और 2025-26 में आरई कितना था? 0.8। और 2024-25 में 1.4। फिर प्राथमिक घाटा 0.3%। और 2025-26 में कितना था? 0.6 आरई। और 2024-25 में 0.9। अब सरकार के पास पैसा आता कहाँ से? पहला उधारी और देयता है, कितना है? 24। उधारी और देयता से कितना आता? 24। फिर आयकर से आता है 21। निगम कर से आता है 18। फिर जीएसटी और अदर टैक्स 15। गैर कर राजस्व 10। फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 6। सीमा शुल्क 4। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 2। जाता कहाँ है? करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 22। ब्याज भुगतान 20। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17। रक्षा व्यय 11। केंद्र प्रायोजित योजनाएं 8। वित्त आयोग व अन्य अंतरण 7। अन्य व्यय 7। सब्सिडी 6। नागरिक पेंशन 2। फिर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बजट का अंतरण 2025-26 में 22.3% था। 2025-26 में 23.4%। और आरई 2026-27 में 26.2 लाख करोड़। मंत्रालय वार बजट आवंटन। परिवहन लगभग 5.98 लाख करोड़ रुपए। रक्षा लगभग 5.94 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय 2.73 लाख करोड़ रुपए। फिर गृह कार्य विभाग मंत्रालय 2.55 लाख करोड़ रुपए। फिर उसके बाद कृषि एवं समृद्धि कार्य 1.62 लाख करोड़ रुपए। शिक्षा 1.39 लाख करोड़ रुपए। ऊर्जा 1.09 लाख करोड़ रुपए। फिर स्वास्थ्य 1.04। शहरी विकास 85,000। वाणिज्य प्लस उद्योग 70,000। सामाजिक कल्याण 62,000। वैज्ञानिक विभाग 55,800। कर प्रशासन 48,000। विदेशी कार्य
22,100, वित्त 20,600, पूर्वोत्तर विकास 6800। फिर आईटी एक्ट 1961 1 अप्रैल 2026 को नया कर अधिनियम लागू होना। इनकम टैक्स एक्ट 2025। मैट क्या है? न्यूनतम वैकल्पिक कर। न्यूनतम वैकल्पिक कर 15 से 1% से 14%। मैट भारत की आयकर प्रणाली का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैट क्या है? भारत की आयकर प्रणाली का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो मुख्य रूप से कर्मचारियों पर लागू होता है, कंपनियों पर लागू होता है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लाभ कमाने वाली कंपनियां भले ही वे छूटों, कटौती और प्रोत्साहन के कारण सामान्य कर से बच जाए, फिर भी न्यूनतम कर का भुगतान करना होता है। मेट क्या होता है? ये भारत की आयकर प्रणाली का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो मुख्य रूप से कंपनियों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि विभिन्न छूटों, कटौती और प्रोत्साहन के कारण अगर वो जनरल टैक्स से बच भी जाए, फिर भी उन्हें न्यूनतम कर का भुगतान करना पड़ता है। मेट जीरो टैक्स कंपनीज को लक्षित करके पेश किया गया था जो बुक प्रॉफिट पर आधारित है, यानी कंपनी की अकाउंट बुक में। केंद्रीय बजट में मैट के संदर्भ में कुछ बदलाव किए गए। पहला, मैट की दर 15% से 14% कर दी गई है। मैट को फाइनल टैक्स बना दिया गया है। इसका अर्थ है कि मैट को आने वाले वित्तीय वर्ष में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। फिर LRS लिबरेशन रेमिटेंस स्कीम, उदारी धन प्रेषण योजना। TCS टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स। LRS क्या है? LRS RBI द्वारा संकलित एक योजना है जो भारतीय निवासियों, व्यक्तिगत नाबालिग सहित को विदेश में सालाना 2.2 US डॉलर तक की राशि भेजने की अनुमति देती है। क्या बोल रहा है? ARS RBI द्वारा संचालित योजना है जो भारतीय निवासियों, जो व्यक्तियों, नाबालिगों सहित विदेश में सालाना 2.5 US डॉलर तक की राशि भेजने की अनुमति देती है। यह योजना 2004 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्रेषण को आसान बनाना है। इसमें शामिल क्षेत्र कौन से हैं? शिक्षा यानी ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, चिकित्सा उपचार, विदेशी यात्रा, टूर पैकेज के साथ। फिर परिवार के सदस्यों को सहायता, निवेश, संपत्ति खरीद व उपहार। फिर हालांकि इसमें कुछ प्रतिबंधित भी नहीं है, जैसे मुद्रा में जुआ, लॉटरी। TCS क्या है? TCS एक प्रकार का कर है जो स्रोत पर एकत्र किया जाता है, यानी विदेश भेजे जाने वाले पैसे के संदर्भ में देखें तो यह बैंक में अधिकृत डीलर द्वारा सीधे काट लिया जाता है। यह आयकर अधिनियम के तहत LRS पर लागू होता है। TCS की दर उद्देश्य के आधार पर अलग अलग होती है। यह रिफंडेबल है, अर्थात इनकम टैक्स ITR रिटर्न समय क्लेम कर सकता है या एडजस्ट कर सकते हैं। बजट 2026-27 में LRS और TDS में कुछ बदलाव किए गए जो कि 1 अप्रैल 2026 और कुछ 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे, जिसका उद्देश्य लोगों द्वारा निवेश भेजे जाने वाले पैसे पर कर के बोझ को कम करना है। कटौती। पहला, शिक्षा और चिकित्सा। LRS के तहत शिक्षा व चिकित्सा उपचार दर पर TDS की दर 5% घटाकर 2% कर दी गई है। LRS और TDS की लिमिटेड 10,000 होती है। पहले 7 लाख थी, जिसे 2025-26 में 10 लाख कर दिया गया है। ओवरसीज टूर पैकेज, विदेशी यात्रा की बिक्री पर TDS की दर 5% 7 लाख तक और उसके ऊपर 20% घटाकर एक समान 2% कर दी गई है, बिना किसी शर्त के राशि के। फिर तीसरा, शिक्षा लोन पर TDS लोन में पूरी तरह से छूट दी गई है। चार्ज चेंज किया गया है। भूमि अधिकरण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण से मानकों व्यक्तियों को HUF के लिए कर मुक्त कर दिया गया है। फिर ऑरेंज इकोनॉमी एक ऐसी आर्थिक अवधारणा है जो रचनात्मक, शांति, बौद्धिक संपदा, नवाचार पर आधारित गतिविधियां कर समर्थित करती है। यह पारंपरिक आर्थिक स्रोतों से अलग है क्योंकि इसमें मूल्य सृजन, वैल्यू करेक्शन मुख्य रूप से विचारों, डिजाइन, कला और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में होता है, ना कि भौतिक संसाधनों से। कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवोन बुकी मोवोस और सांस्कृतिक मंत्री फेलिपे बुद्धागो ने गढ़ा है।
और इसे ऑरेंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रंग प्राचीन काल से सांस्कृतिक पहचान और रचनात्मकता का प्रतीक है। शामिल ऑरेंज इकोनॉमी में सभी क्षेत्र शामिल है जहां गुड एवं सर्विसेज का उत्पादन बौद्धिक संपदा पर आधारित होता है। इसमें कला, संस्कृति, डिजाइन, फैशन, फिल्म, संगीत, मीडिया, विज्ञापन, वीडियो गेम, आर्किटेक्चर, रिसर्च और डेवलपमेंट, थिएटर, क्राफ्ट, टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल कनेक्टर शामिल होते हैं। यह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देती है। भारत सरकार के बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को एक प्रमुख विकास लीवर के रूप में मान्यता दी गई है। खासतौर पर क्रिएटिविटी इंडस्ट्री जैसे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, AVGS इन पर फोकस करते हुए। उसके बाद है बजट में कोई प्रत्यक्ष कर छूट राजकोषीय प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, लेकिन संस्थागत क्षमता निर्माण और स्किलिंग और विनियामक सरलीकरण पर जोर दिया गया जो लंबे समय में इम्पोर्टेंट प्रावधान क्या है। AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना करना, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी एंकोलॉजी IITs और समर्थन दिया गया और देश में 15,000 सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों में AVGC की स्थापना करेगा। ये लैब वेब डिज़ाइन, एनिमेशन, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग इन पर फोकस जैसे स्किल्स में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करना को क्रिएटिविटी टीच वर्कफोर्स को बढ़ाएगी। 2500 करोड़ के निवेश में नेशनल क्रिएटर लैब्स की स्थापना प्रस्तावित जो कि PP मॉडल पर आधारित होती है। भारत में यह सेक्टर में तेजी से बढ़ोतरी वह वर्ष 2030 तक उसमें 20 लाख प्रोफेशनल की डिमांड आने लगी है। बजट 2026-27 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB क्वालिफिकेशन में डिजिटलीकरण, कर निश्चितता, मुकदमे कमी। EODB के लिए किए गए सुधार प्रावधान। पहला, व्यापार और निवेश सुगमता। डिजिटल विंडो कॉर्बो से संबंधित कॉर्पोरेट क्लियरेंस की मंजूरी से के लिए सिंगल व आसपास से जुड़ी अर्थव्यवस्था की जाएगी। फिर PROTS पर्सनल रेमिडेंस आउट, इसका मतलब है कि आउटसाइड इंडिया, पर्सनल रेसिडेंस आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब है कि भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति FEA के तहत बैंकिंग और निवेश के नियमों को तय करने के लिए निवेश के लिए उपभोग की जा सकती है। उसका सरल शब्द में कोई व्यक्ति PROIS तब माना जाता है जब वो पिछले वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से कम समय के लिए भारत में रहा हो। दूसरा, रोजगार, व्यवसाय या ऐसे किसी उद्देश्य के लिए भारत से बाहर रहा हो जिसमें यह पता चले कि वह अनिश्चित काल तक बाहर रहेंगे। तीसरा, शामिल NRI, PIO, OCI। बजट में बदलाव। केंद्रीय बजट 2026 के अनुसार एक व्यक्ति अब भारतीय कंपनियों में 70%, भारतीय कंपनियों में 10% तक का निवेश कर सकता है। पहले 5% था। केंद्रीय बजट 2026 के अनुसार एक व्यक्ति PAOI में अब भारतीय कंपनियों में 10% तक का निवेश कर सकता है जो पहले 5%। किसी भारतीय कंपनियों में सभी PROIS का कुल निवेश अब 24% तक हो सकता है। एक PROIS भारत में NRI नॉन रेजिडेंस एक्सटेंडर और NRO नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी बैंक खाते खोल सकता है। हर NRI एक PRO होता है लेकिन NRI नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के लिए निवासी हो सकता है लेकिन FEMA के नियमों के अनुसार PROI माना जा सकता है। फिर कर सुगमता मैट में राहत 15 से अब 14 पीछे पड़ा हुआ है। फिर प्रिसम्पटिव टैक्सेस अनुमानित कर, इनको मैट से छूट है। अनुमानित कर करें चुनने वाले नॉन रेजिडेंस अनिवासियों को मैट से छूट दी जा रही है। विश्वास आधारित प्रणाली, जोखिम प्रणाली में मान्यता प्राप्त विश्वसनीय आयातकों के लिए भौतिक सत्यापन न्यूनतम किया जाएगा और फैक्ट्री में शिप क्लियरेंस की अनुमति दी जाएगी। सीमा शुल्क के तहत बाइंडिंग एडवांस रूलिंग की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।
फिर एडवर्टाइजिंग टैक्स रेवन्यू, टैक्स अथॉरिटीज द्वारा जारी कानूनों की एक लिखित व्यवस्था है जिसके माध्यम से आवेदकों को कर मामले में स्पष्टता दी जा रही है। फिर दंड का मुक्तिकरण, अपील दायर करने के लिए आवश्यक प्री डिपॉजिट की राशि को मूल कर मांग के 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। दूसरा, अदालतों को कम कर से जुड़े हुए कुछ अपराधों के लिए कारावास की सजा को जुर्माने में बदलने का प्रावधान किया जाएगा। कर निर्धारण और दंड की कार्रवाई के लिए एक समान आदेश जारी होगा जिसमें प्रक्रिया को आसान बनाना में आसानी होगी। फिर पीईसी और आरईसी विलय की घोषणा। पीएफसी क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और आईईसी क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम प्राइवेट लिमिटेड। वर्ष 2019 में स्थापना कृषि सिंचाई हेतु पंप सेट्स के विद्युतीकरण के लिए की गई थी। वर्तमान में यह एक महारत्न कंपनी है जो आरबीआई में लोक वित्तीय संस्था पीएफआई और अवसंरचना वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। पीएम मंत्रालय कौन सा? पावर मिनिस्ट्री, विद्युत मंत्रालय। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के लिए इसे राष्ट्रीय योजनाओं कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया। पीएफसी स्थापना 1986 में यह महारत्न श्रेणी के केंद्रित पीएसक्यूयू पब्लिश से यूनाइटेड केंद्र की बड़ी एनबीएफसी है। आरबीआई ने वर्ष 2010 में इसे अवसंरचना वित्तीय कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ईएफसी के रूप में वर्गीकृत किया है। बजट 2026-27 घोषणा की है कि पीएफसी और आईईसी के निदेशक मंडलों ने दोनों ने विलय की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। बायोफार्मा शक्ति, स्ट्रेटजी ऑफ हेल्थ केयर एडवांसमेंट थॉट नॉलेज टेक्नोलॉजी ऑफ इनोवेशन। भारत सरकार 2026-27 के बजट में घोषित एक महत्वाकांक्षी पहल है। 10,000 करोड़ के आवंटन के साथ 5 वर्ष 2026 से 31 के योजना डिजाइन की गई जिसका उद्देश्य भारत को जैविक दवाओं, बायोलॉजिकल्स और बायोसिमिलर जैविक दवाओं की शक्ति प्रति के उत्पादन के वैश्विक बनाना। ऐसी दवाएं जो पहले से स्वीकृत बायोलॉजिकल रेफरेंस दवा के बेहद समान होती हैं, यह जेनेटिक दवाओं से अलग होती हैं क्योंकि इसमें जीवित कोशिका का इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिस्ट यह वह दवाएं हैं जो प्राकृतिक व जीवित स्रोतों जैसे पशु पादप कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। इसमें टीके, सोमेटिक सेल, जीन थेरेपी आदि शामिल हैं। रणनीतिक ऐसे संस्थान बनाएंगे। 3 निपियर राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, 7 मौजूदा अपग्रेड, 1000 क्लिनिकल ट्रायल केंद्र खोले जाएंगे। क्लिनिकल में ट्रायल खोले जाएंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को वैश्विक मानकों के स्तर पर बनाया जाएगा। दवाओं की मंजूरी में लगने वाले समय को कम किया जाएगा। इंडिया बायो इकोनॉमी, बायो की सीमा वह आर्थिक प्रणाली है जो कि भोजन, ऊर्जा, औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए जानवरों, पादपों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग करता है। 2014 से $10 अरब इकोनॉमी का आकार, 2024 में $165.7 अरब इकोनॉमी का आकार। टाइग्रेट 2030 तक $30 का है। फिर टोटल जीडीपी का हमें 4.25% का योगदान देता है। इंडिया बायो इकोनॉमी, बायो इंडस्ट्रियल जैव औद्योगिक 47., फिर बायो फार्मा 35., फिर बायो एग्रीकल्चर 8%, बायो रिसर्च 9%, रेयर अर्थ परमानेंट REPM दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थायी चुंबक है जिसे रेयर अर्थ एलिमेंट में से धातुओं से बनाए जाते हैं। ये 17 रासायनिक तत्व है। स्कैनिंग, मैकेंट्रिया, लेथियम।
एथेनियम से न्यूट्रिएंट रखें। इनके नाम गए हैं हमें, क्योंकि ये पृथ्वी की परत में टीन या लीड जितने ही पाए जाते हैं, लेकिन इनका निकलना व प्रशिक्षण करना जटिल और महंगा है। चुंबकों के इस्तेमाल होने वाले पहला नियोडेरियम, फिर प्रोजेडियम, फिर डिस्पोजियम, फिर सेमेट्रोशियम और नियोडियम और सेमेट्री सबसे अधिक उपयोग क्षेत्र ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, पवन ऊर्जा, ट्राइबल जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्ड डिस्क, मेडिकल, MRI मशीन, डिफेंस, मिसाइल, गाइडेंस, रडार, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, रोबोटिक्स, कार्डलेस छूट, मैग्नेटिव ट्रेनिंग। चीन दुनिया के 90% बस प्रोसेसिंग और चुंबक उत्पादन को नियंत्रित करता है। भारत मात्रा के हिसाब से 90% और 90 से 85% और मुख्य मूल्य में 60 से 80% स्थायी चुंबक चीन को आयात करता है। हालांकि भारत के मोनोजाइट अच्छे भंडार हैं बेसो, जो तमिलनाडु, केरल, आंध्र, उड़ीसा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद बजट 2026-27 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत, क्लीन एनर्जी और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डेडिकेटेड अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाने की घोषणा की है, जो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत खनन, अलगाव, प्रसंस्करण, अनुसंधान, REPM विनिर्माण, चाइना संग्रह, फिर रेयर अर्थ मैग्नेटिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम नवंबर 2025 में विकसित। बजट 7,280 करोड़ रुपए का। इसका लक्ष्य 6,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन करना। जेंडर बजट का आशय ऐसी प्रणाली है जो कि यह सुनिश्चित करती है कि जेंडर या लैंगिक असमानता लैंगिक समानता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और योजनाएं वास्तविक बजटीय आवंटन में परिवर्तित हों। के अलग से जेंडर समूह कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, बल्कि सरकार के बजट को लैंगिक जेंडर प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण देखने का माध्यम होता है। वर्ष 2026-27 में 5.01 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.55% की वृद्धि दर्शाता है। कुल बजट में हिस्सेदारी 9.37% हो गई है। इस वर्ष में 53 मंत्रालयों और विभागों और 5 यूटीज ने जेंडर बजट आवंटन की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वित्त वर्ष 2004-05 राष्ट्र और राज्य दोनों स्तर पर लागू और औपचारिक स्तर पर बनाया गया। मंत्रालय और विभागों में जेंडर बजटिंग सेल प्राधिकरण स्थापित करेंगे। उसके बाद है जेंडर बजट के भाग A, B और C। A क्या है? ऐसी योजना जिसमें 100% पारदान महिलाओं के लिए होगी, जिसमें 30% से कम होगा। 30% का 2024-25 के बजट में जोड़ा गया। पहले जेंडर बजटिंग योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन शक्ति सामर्थ्य उप योजना सभी केंद्रीय और मंत्रालयों और विभागों को ग्रामीण व सरकारी शहरी स्थानीय निकायों में 100% जेंडर बजट कवरेज सुनिश्चित करेगा। मिशन शक्ति जेंडर बजटिंग नॉलेज पोर्टल। यह पोर्टल जेंडर बजटिंग प्रथाओं संबंधित सभी जानकारी को एक डिजिटल रिपोजिटरी कलेक्शन है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया। NMP भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो सार्वजनिक परिसंपत्तियों जो मुख्यतः ब्राउनफील्ड या फिर पहले से संचालित हो इंफ्रा असेट्स के मुद्रीकरण के माध्यम से नए इंफ्रा परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने का माध्यम प्रदान करते हैं। इसमें परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं होती है, बल्कि लीज, PP मॉडल और इनविट आदि के जरिए के निजी क्षेत्र के लिए सीमित अवधि के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया है, जबकि स्वामित्व आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के पास होता है। उद्देश्य ब्राउनफील्ड असेसमेंट से वैल्यू करके न्यू इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए पूंजी जुटाना, सरकारी बजट पर बिना भार वाले निजी पूंजी आकर्षित करके इंफ्रा तैयार करना, इंफ्रा की दक्षता बढ़ाना, सेवा गुणवत्ता में सुधार और राजकोषीय दबाव को कम करना, कैपिटल रिसाइकलिंग। फिर इसके बाद है रोजगार और सृजन इंफ्रा का आधुनिकीकरण। डेटा समयावधि प्लस लक्ष्य 5 वर्ष
से 5 वर्ष 2026 से 30। फिर TMUE टोटल मोनेलाइजेशन वैल्यू, निजी क्षेत्र का निवेश 5.8% करोड़ का निवेश, आवंटन में हिस्सा भारतीय संचित निधि 43%, PSQ पार्ट अथॉरिटीज 15%, राज्य संचित निधि 3%, निजी निवेश 39%, NMP 100। लक्ष्य फाइनेंशियल 2022-25 6 लाख करोड़ रुपए, 90% एक्चुएट, हाईवे, रेलवे, पावर, पेट्रोलियम, नेशनल गैस, सिविल एविएशन, फोर्स, वेयर हाउसिंग प्लस स्टोरेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, मिनरल्स, टेलीकॉम, टूरिज्म। उसके बाद म्यूचुअल फंड के मॉडल क्या है? PPA, इक्विटी रिलेशन, पुलिस नीलामी, लैंड बेस्ड डेवलपमेंट, कार्यान्वयन नोडल एजेंसी नीति आयोग, सभी संबंधित मंत्रालयों से समन्वय, निगरानी CGAM, फिर कोर ग्रुप ऑन असेसमेंट मोनेटलाइजेशन, कैबिनेट सचिव असेसमेंट मोनेटलाइजेशन प्लान।